हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का जो प्रथम अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ये था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी ने कार्बोनरी संगठन का निर्माण किया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? चूंकि इटली और जर्मनी दोनों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ये नहीं चाहता था एकीकरण हो, इसलिए इसके विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने अपना जो है वो प्रधानमंत्री बनाया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक था। जर्मन राइन प्रांत राज्य का निर्माता कौन था? जर्मन राइन प्रांत जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका निर्माण किया था। जलवेरिन एक संस्था है, तो ये संस्था थी व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह के नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद एकीकरण संपन्न हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा, तो ये थे यूनान के जो विद्वान थे, उनका जो ज्ञान विज्ञान था वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी के अंदर राइन संघ, इसी को राइन प्रांत भी कहते हैं, राइन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न 13 देखते हैं, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? देखिए, जाल्वे राइन व्यापारियों का एक संगठन था और ये प्रसा में स्थापित किया गया था। प्रसा जो था वो एक जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण इलाका था और इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। तो जाल्वे राइन यहीं पर स्थापित हुआ था, प्रसा में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो है वह मेजनी के द्वारा किया गया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा की गई थी। इसको हम लोग यंग इटली भी कहते हैं। यंग इटली कहिए या यंग, चूँकि इटली यूरोप के अंदर आता है इसलिए इसको यंग यूरोप और यंग इटली दोनों के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना मेजनी ने किया था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान तुर्की के अधीन था। तुर्कियों का इसको गुलाम बना के रखा था, लेकिन जब यहाँ अवेकनिक हुआ, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए तो संग्राम किया और उस संग्राम में तुर्की को अंततः हार का सामना करना पड़ा था और यूनान इसमें विजयी हुआ था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था को बनाया था।
1830 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था? तो संघीय शासन व्यवस्था वहाँ नहीं था। निरंकुश राजतंत्र तो हटा ही था, तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजा का शासन तो था, लेकिन वो संविधान के अधीन था, यानी संसद के अधीन था। उससे परामर्श लेकर ही वो काम कर सकता था। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोवा के युद्ध में जो है वह ऑस्ट्रिया इसमें पराजित हुआ था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और ये द्वार जो है वो खोल दिया एकीकरण का। इसके बाद ही एकीकरण का चरण शुरू हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो लास्ट जो युद्ध था उसका, जो सेडान का युद्ध था, सेडान के युद्ध के बाद तब जर्मनी का एकीकरण जो है वो संपन्न हो गया, पूरा हो गया। यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? देखिए, इतिहास का एक घटना, पूरा विश्व एक शरीर के तरह से है। अगर जैसे शरीर में माथे में दर्द होता है तो पूरे शरीर को परेशानी होती है, ऐसे विश्व का कोई भी विश्व में एक घटना घटती है तो दूसरे क्षेत्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद के कारण वहाँ पर संस्था एकीकरण होने लगा, तो यहाँ भी भारत में भी जैकोबिन क्लब नाम का जो है वो क्लब बनाया, और ये बनाए थे टीपू सुल्तान, जो बहुत ही जागरूक और सशक्त शासक, भारत के शासकों में से एक शासक थे। अब देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप में सारे देश तरक्की कर रहे थे, लेकिन बराबर अपने आप को युद्ध में झोंकने के कारण और दूसरे को अपने अधीन करने के कारण तुर्की की शक्तियां समाप्त हो चली थी। इसलिए यूरोप में सब स्वस्थ थे, सब विकास कर रहे थे, केवल तुर्की ही एक ऐसा था जो मरीज अर्थात बीमार था। वो इसकी माली आर्थिक हालत खराब थी। किसने इटली की समस्या को अपने कूटनीति के बल पर विश्व की समस्या बना दिया? देखिए, कूटनीति राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें बिना हथियार से लड़े अपने राजनीतिक कौशल के बल पर लोग अपने राजनीतिक सशक्तिकरण करता है, और राजनीति सशक्तिकरण के द्वारा वो लोगों को अपने दल में समेट लेता है, और जिसके कारण वो अपनी बात को मनवाने में सक्षम हो जाता है। चाहे किसी देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो कामयाब वही होता है जिसमें कूटनीति की शक्ति भरी हुई हो। तो जैसे हम भारत में देखते हैं, पहले इंदिरा गांधी और आज बीच में अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जिनकी कूटनीति शक्ति काफ़ी अच्छी थी, और आज भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये सब कूटनीति का परिणाम है कि भारत आज कूटनीति में विश्व स्तर पर आगे आ गया है। तो उसी तरह से चूंकि ये जानते थे लोग कि हम अकेला ऑस्ट्रिया को हरा नहीं सकते हैं, जब तक इसको पूरे विश्व में इसका चर्चा नहीं करवा दिया जाए। तो कूटनीति में मेजनी काफ़ी पारंगत थे, तो मेजनी ने अपने कूटनीति के बल पर जो है इटली के समस्या को संसार का समस्या, दुनिया का समस्या बना दिया। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो था वो प्रसा का शासक थे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने अपना एक दल बनाया था, जिसका नाम दिया लाल कुर्ती। और ये लाल कुर्ती जो था वो एक शक्तिशाली दल था, क्रांतिकारियों का दल था, देशभक्तों का दल था, जिसके बल पर गैरीबाल्डी युद्ध को जीत सके। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली के संस्थापक जो थे वो कौन थे?
मेजनी थे, यंग इटली के। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो मेटरनिख था। मेटरनिख जो था वो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था। और मेटरनिख जब आया तो उसने ही वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की और वहीं से उसने अपना अगला जो है वो शासन का बागडोर फैलाना शुरू किया। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख हम लोग सब जानते हैं ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एक बात समझना है यहाँ, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। जो अभी आधुनिक ऑस्ट्रेलिया है वो अलग है, ये था ऑस्ट्रिया, जिसका प्रभाव जर्मनी और इटली के ऊपर था और उसके एकीकरण में बाधा था। तो यहीं का ये चांसलर कौन था? मेटरनिख। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कथन था मेटरनिख का। ये मेटरनिख कहता था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। सेडान का युद्ध किसके, देखिए इसका मतलब ये है कि फ्रांस का उस समय पूरे यूरोप में दबदबा था। इस फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये कहना था कि फ्रांस मूल शक्ति का केंद्र था और उससे वह दूसरे को, यूरोप के दूसरे देशों को प्रभावित कर देता था। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये एक निर्णायक युद्ध था जो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था और इसके बाद ही जो है एकीकरण का मार्ग प्रसा के लिए खुला और प्रसा के नेतृत्व में तब जर्मनी का एकीकरण आरंभ हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन, ये 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? देखिए इटली के एकीकरण में सबका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसमें जो था मेजनी जो थे वो उसके हीरो कहे गए, मसीहा कहे गए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। सेडान का युद्ध कब हुआ? ये सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वो 1854 ईस्वी में हुआ था। जाल्वे राइन संघ की स्थापना कब हुई है? जाल्वे राइन संघ जो है वो प्रसा में बना था और यह व्यापारियों का संगठन था जो 1834 ईस्वी में हुआ था। गास्टीन ये का जो संधि था वो 1865 ईस्वी में हुआ था। गास्टीन की संधि 1865 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में जो है वो यूनान स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया और तुर्की की अधीनता से उसे जो है मुक्ति मिल गई। एड्रियानोपाल संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपाल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। और देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना, देखिए यूरोप बहुत बड़ा था लेकिन उसकी सभ्यता कहीं ना कहीं यूनान से प्रभावित थी, इसलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। यूनान जो था यूरोपीय सभ्यता का पालना था। फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी? देखिए फ्रांस के क्रांति को महान क्रांति कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र स्थापित करने की सबसे बड़ी घटना थी और ये 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 1789। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? देखिए नेपोलियन 1804 ईस्वी में शासन संभाला और
तभी उसने नेपोलियन संहिता लागू किया। जब तब से ही नेपोलियन का शासन चलने लगा और नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हुआ, जबकि वो हार गया मेटरनिक से। तब 1815 में मेटरनिक उसको पराजित करके और तब जो है एक नए शासक के रूप में आया। कार्बोनारी संस्था का गठन कब हुआ? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनारी संस्था का गठन हुआ था और ये पूरे यूरोप में छा गया था। एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये तुर्की और रूस के बीच हुआ था एड्रियानोपुल की संधि। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो देखिए, कार्बोनारी जो संस्था थी जो 1810 में बनी थी, उस एक गुप्त संगठन था, क्रांतिकारी संगठन, और मेजनी इसी का सदस्यता लिया था और इसी के अंतर्गत उसने विधिवत ट्रेनिंग पाई थी। सेडोवा युद्ध किस वर्ष हुआ? सेडोवा का जो युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा युद्ध जो है 1866 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से हम लोगों ने इतिहास के प्रथम अध्याय का लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था वो पूरा कर लिया।